नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विनय ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। अपनी जो आज का चैप्टर रहेगा वो होगा सेल बायोलॉजी का। और सेल बायोलॉजी का जब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम किसी भी सेल की या किसी भी कोशिका के फंक्शन, उसकी स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो साइटोलॉजी या अपन बोल सकते हैं कि सेल बायोलॉजी यानी कि विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिस ब्रांच के अंतर्गत अपने को उसके फंक्शन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट का क्या करते हैं, अपन अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, सेल बायोलॉजी। तो देखिए हम सेल बायोलॉजी में हम जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, इस सेल बायोलॉजी में किस किस का स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करेंगे सेल के फंक्शन की, ठीक है। इसके अलावा हम उसके अंदर बात करेंगे उसके डेवलपमेंट की या ग्रोथ की, उसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है। फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। यहां पर अब यहां बात करते हैं हम फंक्शन की। सबसे पहला टॉपिक है आपका फंक्शन। तो फंक्शन में अपन क्या देखते हैं कि सेल का जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, अपने को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होती है, अपने को एनर्जी गेन होती है। तो इसके फंक्शन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी प्रकार अपने पास राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो यहाँ पर अपन जो सेल में सेल ऑर्गेनल्स होंगे उन सभी का क्या करेंगे, फंक्शन का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे। इसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं कि ग्रोथ, किसी भी सेल में ग्रोथ किस प्रकार से होती है। जैसे कि हम सेल वॉल की ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल वॉल में मेनली टू टाइप जो ग्रोथ होती है वो देखते हैं अपन, दो टाइप की जो ग्रोथ होती है उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में बात करते हैं कि जो सेल होती है वो सेल डिवाइड कैसे होती है, यानी कि एक सेल से दो सेल्स कैसे बनती हैं। तो उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है अपने पास मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अपने पास अपने पेत्रकों के समान ही क्या संतति का यहाँ निर्माण हो जाता है। ऑफ स्प्रिंग, पेरेंटल के समान ही ऑफ स्प्रिंग आती है। जबकि मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। तो ये इनका डिटेल स्टडी अपन बाद में करेंगे। तो रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में कि कोई भी कोशिका की डेवलपमेंट कैसा होता है कि इनिशियल स्टेज से वह एडवांस स्टेज तक कैसे जाती है। तो ये अपने पास सेल बायोलॉजी हो गया, यानी कि विज्ञान की वह शाखा या साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर हम किसी सेल के डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो सेल बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये आपके पास सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे कि सेल होती क्या है, तो जो सेल होती है, हमारे को पता है कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज द सेल, यानी कि सेल के अंदर। अब वहां पर स्ट्रक्चरल, यहां देखिए हम सेल की यहां परिभाषा या डेफिनेशन लिखते हैं कि जो सेल होती क्या है। तो जो अपने पास सेल होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहां दो शब्द आपके पास आ रहे हैं, एक आ रहा है स्ट्रक्चरल और एक आ रहा है आपके पास फंक्शनल, ठीक है। यानी कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, किसी भी जीव की
संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक का मीनिंग क्या होता है और फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक का मीनिंग क्या होता है। आपने आज तक पढ़ा है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, पर यह वह नहीं पता कि स्ट्रक्चरल क्या होता है और फंक्शनल क्या होता है। देखिए, कोई भी अपने पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो डायरेक्ट अपना एडवांस स्टेज प्राप्त नहीं कर सकता। आप ह्यूमन की बात की लीजिए, आप मनुष्य की बात कीजिए। हम आज इस स्थिति में हैं, हमारे पास एक अपना पूरा बॉडी है। इस पूरा बॉडी का क्या डेवलपमेंट शुरू में पूरी बॉडी एक साथ बनी थी? बिल्कुल नहीं बनी। ये कैसे बनी? तो इसका एवोल्यूशन जब हुआ, शुरू में अपन बात करते हैं एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, एक मादा युग्मक एक नर युग्मक होता है, आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक जाइगोट का, फिर आपके पास आगे क्लीवेज होता है, ब्लास्टुलेशन गैस्टुलेशन, जो भी प्रोसेस आपकी चलती है वो चलने के फलस्वरूप अपने पास फीटस और फीटस बनता है और फिर अपना बर्थ होता है और अपन ऐसी स्टेज प्राप्त करते हैं। यानी कि एक सेल से, वहां पर मेल गैमेट क्या थी? एक सेल थी। तो उस सेल से अपना क्या हुआ? विकास हुआ। तो उस एक सेल से जो अपना विकास हुआ तो धीरे धीरे यह क्या हुआ? अपना पूरा स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि एक कोशिका से उस कोशिका में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और अपने शरीर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। जैसे अपने को पता है कि कोई भी स्ट्रक्चरल मतलब कि कोई भी सेल होती है, ठीक है, बहुत सारी सेल जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे टिश्यू आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे जब ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी किसका निर्माण करता है? बॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक स्ट्रक्चरल। जैसे कि कोई भी अपन मकान बनाते हैं या रूम बनाते हैं तो उसमें एक ईंट रखी जाती है, फिर उस ईंट की जैसे और ईंटें रखी जाती है और एक पूरा अपने पास रूम बन जाता है। उसी प्रकार बॉडी यानी कि पूरा स्ट्रक्चर अपने पास बन जाता है। उसी प्रकार बॉडी में एक कोशिका आएगी प्रारंभ में, फिर बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ेंगी और टिश्यू का निर्माण यानी कि उत्तकों का निर्माण करेंगी, फिर ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करेंगी, फिर अपने पास ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र का, और फिर बॉडी यानी अपने पूरे शरीर की संरचना या स्ट्रक्चर का निर्माण कर देगी। तो इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है, किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फंक्शनल की बात करें कि फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है, तो फंक्शनल का मीनिंग देखो यहाँ क्या होता है। आपको ये याद रखना है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से अपने पास बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक पूरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह फंक्शन में देखें कि कोई भी कोशिका होती है, मान लीजिए अपना बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी में अपने पास हार्ट है, और हार्ट क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। और हार्ट किसका काम करता है? पंपिंग का काम करता है, ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। लंग्स आते हैं, लंग्स क्या करते हैं? अपने पास O2 और CO2 का ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज का जो पेलेस होता है वो यहाँ पर होता है। अपने पास लीवर होता है, इसका एक अलग फंक्शन होता है। किडनी होता है, वो क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। तो ये सभी फंक्शन है किसके? ऑर्गन के। तो इस कारण इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। और हम बोल सकते हैं कि एक कोशिका, जैसे आप प्लांट्स की बात कीजिए, और प्लांट्स में एक मान लीजिए एक यूनिसेल्यूलर आपको क्या लेना है? आपको वो लेना है, एक यूनिसेल्यूलर आपको जीव लेना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लेना है। आप लिविंग, अभी आप एल्गी पढ़ रहे हैं तो एल्गी में आपको पता होगा कि क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें जो एक सेल होती है वो सेल अपनी रेस्पायरेशन का काम भी करती है। किसका काम करती है? रेस्पायरेशन का काम भी करती है, रिप्रोडक्शन का काम भी करती है, ठीक है, एक्सक्रेशन का काम भी करती है, ठीक है। ये सभी काम, ग्रोथ भी ये करती है, ये सभी काम। यानी कि एक कोशिका क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन भी कर रही है, रेस्पायरेशन भी कर रही है, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन भी कर रही है, और अपनी वृद्धि भी कर रही है। यानी कि श्वसन कर रही है, जनन कर रही है, उत्सर्जन कर रही है और वृद्धि भी कर रही है। यानी कि एक कोशिका सभी कार्य करने में सक्षम होती है। परंतु बहुकोशिकीय जीवों की अपनी बात करें, ह्यूमन की बात करें या प्लांट्स की बात करें, जो एंजियोस्पर्म अपने आते हैं, तो उनमें एक ऑर्गन होता है, वो एक स्पेसिफिक कार्य करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं? इसकी फंक्शनल यूनिट भी से कहा जाता है। तो इस लाइन की आपको डेफिनेशन पता चल गई कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अपनी किसकी होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है।
ठीक है, इतना अध्ययन करने के बाद हम एक बात यहां लिखेंगे नोट करके कि क्या किसी भी कोशिका के बिना जीवन संभव है? बिल्कुल सही बात है कि कोशिका के बिना कभी जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, परंतु अपने पास एक आता है वायरस, यहां कर लिखते हैं वायरस, एक्सेप्शन है, वो क्या हुआ है, एक्सेप्शन है, क्या, वायरस। वायरस क्या करता है अपने पास, जो वायरस होता है, ये वायरस क्या होता है जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी सेल से बाहर होता है, क्योंकि वायरस के पास क्या होते हैं अपने को पता है कि वायरस की जब अपन स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो उसके अंदर अपने को यूं तो वायरस का डीएनए या फिर आरएनए अपने को मिलेगा, ठीक है। प्लांट वायरस मेनली आरएनए होते हैं और एनिमल वायरस मेनली डीएनए होते हैं, ये अपने को पता है। और यहाँ चारों ओर इसके प्रोटीन का आवरण मिलेगा, ठीक, क्या मिलेगा, प्रोटीन का आवरण, जिसे हम कैप्सिड भी कहते हैं, और इसकी यूनिट को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी सेल में जब रहेगा तो ये एक जीवित लिविंग रहेगा, परंतु जैसे ही किसी सेल के बाहर रहेगा तो ये क्या रहेगा, डेड रहेगा, ठीक है, मृत रहेगा। तो ये अपने पास वायरस एक्सेप्शन है कि ये बिना कोशिका के भी क्या होता है, जीवित होता है। और जब ये किसी सेल में जाता है तो उसके जीनोम या उसके अपन बोल दे गुणसूत्र के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट करने लग जाता है। तो ये बात है अपना सेल के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सेल के अंदर, सेल बायोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे अब साइटोलॉजी का, कि साइटोलॉजी होता क्या है। अपन ने सेल बायोलॉजी में पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के साथ साथ अपन ने पढ़ा इसकी ग्रोथ के बारे में, इसके डेवलपमेंट के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, परंतु अब होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता क्या है कि इसके अंदर केवल और केवल सेल की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें, केवल और केवल सेल की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, तो हम कहते हैं साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की यहां अपन बात करते हैं, जैसे इसकी सेल वॉल कैसी होती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ईआर कैसा होता है, गोल्जी बॉडी कैसा होता है, लाइसोसोम कैसा होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है, उन सभी का अपन क्या करते हैं, साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब कोई भी अपन जब ब्रांच पढ़ते हैं तो उसके फादर का या उस पर जो सबसे ज्यादा कार्य करता है उस वैज्ञानिक को उसके फादर की क्या देते हैं, अपन उपाधि देते हैं। तो यहां अपन बात करें कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, पहला करते हैं फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन थे, अपने को पता है कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी थे, वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। कौन थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक थे। अब रॉबर्ट हुक से फादर ऑफ सेल बायोलॉजी अपन बोल सकते हैं, तो वो क्यों थे, इसका कोई कारण रहा होगा, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो विस्तृत अध्ययन किया था सेल पर वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और सबसे पहले सेल को देखा भी किसने था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सन 1665 में क्या किया उन्होंने, सेल्फ मेड क्या माइक्रोस्कोप इन्होंने देखा। माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या देखा कि जो सेल थी सिलिकस, इन्होंने एक सेल देखी थी सिलिकस कॉर्क देखी ने, क्या देखी, सिलिकस कॉर्क देखा इन्होंने, यानी कि सिलिका का एक क्या देखा इन्होंने, कोर। इन्होंने 1965 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक सिलिका की कॉर्क देखी, और उस सिलिका की कॉर्क को देखने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप को लगभग 25 टाइम या गुना किया, उसका मैग्निफिकेशन किया, 25 टाइम मैग्निफिकेशन किया, तो उन्होंने एक सिलिका की क्या देखी, कॉर्क देखी। और जो ये सिलिका की कॉर्क थी वो किसकी थी अपने पास, वो थी स्पेनिश ओक या कर्कस सुबर। वो किसकी थी, स्पेनिश ओक या फिर हम बोल दें कर्कस सुबर, ठीक है।
ये स्पेनिश ओक थी, वो एक प्लांट होता है स्पेनिश ओक, उसकी थी। तो उन्होंने स्पेनिश ओक की एक कॉर्क को देखा। किसको देखा? स्पेनिश ओक की एक कॉर्क को देखा और उसमें क्या था? सिलिका का क्या था? जमाव। और अपने को पता है अगर किसी भी प्लांट सेल में सिलिका का जमाव होगा तो वो क्या होगी? डेड सेल होगी। यानी कि सिलिका की उपस्थिति हमेशा मृत कोशिका को क्या करती है? निरूपित करती है, यानी कि वो कैसी है? डेड है। ठीक है, मृत है अपने पास। ठीक है, अब स्पेनिश ओक में उन्होंने देखा किसको? स्पेनिश ओक में देखा उन्होंने सिलिका कॉर्क को, और वो कैसी थी? डेड थी। तो उनको क्या दिखा? ऐसे जैसे अपना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में यूं आपको गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, यूं आपको गोलाकार संरचनाएं आपको क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो उसी प्रकार उनको भी क्या ऐसी संरचनाएं दिखाई दी उस कॉर्क में, जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको देखा। ठीक है, इस प्रकार की संरचनाएं। तो स्पेनिश ओक में उनको क्या दिखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में जैसे अपने को गोल गोल स्ट्रक्चर, राउंड राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उसी प्रकार की उनको अपने माइक्रोस्कोप में संरचना दिखाई दी। और इन संरचनाओं को या इस सेल को उन्होंने नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला, उन्होंने सबसे पहले कोशिका को क्या नाम दिया? सेल्यूला नाम दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 25 उसको कहां तक? 25 मैग्निफिकेशन तक उसको सेट किया। और फिर उन्होंने एक सिलिका की कॉर्क देखी। सिलिका उपस्थित है तो डेड थी वो कॉर्क, और वो किस प्लांट की थी? अपने पास स्पेनिश ओक की थी। और उसकी जो स्ट्रक्चर देखने पर आपको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान। और उन्होंने इन जो आपके पास है ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर उसको दिखी, उन्हें सेल्यूला नाम दिया। ठीक है, सेल्यूला नाम उन्होंने दिया। ये बात आपका रॉबर्ट हुक का होता है। और उन्होंने अपनी ये बातें अपनी एक पब्लिश की थी कौन सी बुक में? माइक्रोग्राफिया में। तो वो हम यहां लिखते हैं पब्लिश बुक थी, जो इनकी पब्लिश बुक थी। कौन सी बुक में इन्होंने अपनी इस सेल्यूला के बारे में बताया? तो वो थी माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया बुक में क्या बताया? उन्होंने अपनी स्टडी को बताया। ठीक है, ये साइटोलॉजी अपने को पता चल गया कि स्टडी ऑफ सेल, क्या स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज साइटोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में अब क्या देखा? सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उन्होंने सिलिकस कॉर्क को देखा। और जो सिलिकस कॉर्क थी वो आपकी स्पेनिश ओक की थी, या अपन बोले कर्कस सुबर की थी। और ये हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी संरचनाएं उसको दिखाई दी, जिसे उसने नाम दिया क्या? सेल्यूला। ठीक है, सेल्यूला नाम दिया। और जो वास्तव में ये सेल थी वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। और अपने जो पब्लिश, जिस बुक में उन्होंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया वो थी माइक्रोग्राफिया पुस्तक। ठीक है, बुक थी। यह आपका हो गया फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। अब आता अपने पास फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। तो हम उसका यहां लिखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न सेल बायोलॉजी थे वो थे अपने पास सीपी स्वानसन। कौन थे? सीपी स्वानसन। सीपी स्वानसन। ठीक है, सीपी स्वानसन थे अपने पास। कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी जो थे वो थे सीपी स्वानसन, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? सीपी स्वानसन। और अपने इंडिया में जो सेल पर सबसे ज्यादा रिसर्च की थी वो थी डॉक्टर ए.के. शर्मा। डॉक्टर ए.के. शर्मा तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी थे वो थे डॉक्टर ए.के. शर्मा। ठीक है, वो कौन थे आपके पास? डॉक्टर ए.के. शर्मा। यह आपके पास इंडिया की बात हो गई। तो ये अपने पास इसकी क्या हो गई? मेन बातें कि फादर कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन था? अपने पास सीपी स्वानसन। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर ए.के. शर्मा थे।
है ना। और फादर ऑफ साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहने का कारण क्या था, ये था। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने तो डेड सेल देखी। अब मैं यहां रब करता हूं एक बार इसको, कि इन्होंने तो इसको क्या डेड सेल देखी, परंतु किसी वैज्ञानिक ने तो जीवित कोशिका भी देखी होगी, किसी साइंटिस्ट ने तो कोई लिविंग सेल भी क्या होगी, देखी होगी। तो वो सेल कौन से वैज्ञानिक ने देखी थी, उनका नाम है अपने पास एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, तो जीवित जो सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी थी वो थी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने, और उन्होंने आरबीसी स्पर्म सेल, ह्यूमन स्पर्म सेल, और इसके अलावा उन्होंने प्रोटोजोआ जो सेल थी उनको क्या की थी, डिस्कवरी की थी। तो हम यहां लिख सकते हैं एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक थे, उन्होंने कब सबसे क्या की थी, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी। उन्होंने क्या की थी, पहली जीवित कोशिका की खोज, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड। ठीक है, पहली लिविंग कोशिका उन्होंने क्या की थी, डिस्कवर की थी। और किस में की थी, उन्होंने आरबीसी में, प्रोटोजोआ में, और अपने पास स्पर्म सेल। तो और उन्होंने जो ये जीवित कोशिकाएं देखी थी उनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक, और उन्होंने जो जीवित कोशिकाएं खोजी थी उनको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। ठीक है, तो ये अपने पास हिस्ट्री का बात हुआ सेल बायोलॉजी का, कि हिस्ट्री क्या था इसका। तो सबसे पहले सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो या अपन बोले साइंस की वह ब्रांच जिसमें कोशिका के डेवलपमेंट, फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन की क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे अपन कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद अपने आया कि जो कोशिका होती है या सेल होती है वो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वो क्यों होती है वो भी अपन ने यहाँ डिस्कस किया, कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर अपना क्या होता है, ह्यूल बॉडी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अपन ने बात की साइटोलॉजी की, कि साइटोलॉजी क्या कहलाता है, कि ए साइंस ऑफ ब्रांच विच डील सेल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। जहां पर क्या किया जाता है, अपने को स्टडी किया जाता है सेल स्ट्रक्चर को, वो कहलाती है आपकी साइटोलॉजी। फिर साइटोलॉजी के बाद अपन बात करते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो वो रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने सन 1665 में क्या दिखा था, एक कॉर्क को देखा था, और वो कॉर्क सेल थी, उस पर सिलिका का क्या था, जमाव था, उस पर सिलिका की थिकनिंग थी, जिसके कारण वो डेथ थी। और जो वो कॉर्क सेल थी वो किसकी थी, कर्कस सुगर या स्पेनिश ओक की थी। ठीक है, और उसको देखने पर जब उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको जो संरचना दिखाई थी वो हनी कॉम्ब लाइक, यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो आपके पास होलो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती हैं उनके समान संरचना दिखाई दी, और उन्होंने उसे सेल्यूला नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल्यूला नाम दिया। और उन्होंने जो अपनी पब्लिश की थी, उन्होंने जो अपना पब्लिश किया था, अपना स्टडी या अपना रिसर्च, वो किया था माइक्रोग्राफिया में। फिर इसके बाद आता है आपको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, वो थे डॉक्टर कौन, सीपी स्वानसन। फिर इसके बाद फादर ऑफ इंडियन एल्कोलॉजी वो थे साइटोलॉजी कौन थे अपने पास, डॉक्टर AK शर्मा। बात करते हैं एक प्लांट सेल की, कि प्लांट सेल में होता क्या है। तो मान लीजिए मैं यहाँ इधर आपका एक प्लांट सेल क्या बना रहा हूं। प्लांट सेल में होता क्या है कि उसका जो सबसे बाह्यतम आवरण होता है, देखिए ये मान लीजिए आपकी प्लांट सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल का सबसे बाह्यतम जो आपके पास आवरण होगा वो आपका क्या होगा, सेल वॉल। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास सबसे बाह्यतम जो आपका पास ये आवरण आ गया, वो आ गया आपके पास सेल वॉल। ठीक है, ये होती है इसकी सेल वॉल। इसके जो अंदर की ओर एक झिल्ली होगी, ये क्या होगी, मृत होगी और मर्त होती है। ठीक है, मर्त होती है। इसके अलावा ये आपके पास क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास क्या होती है,
जीवित होती है या फिर लिविंग होती है, और इसके सेंटर में क्या होता है अपने पास, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। और केंद्रक झिल्ली में अपने पास इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, या तो डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके अलावा इसका जो अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली के अंदर। इसके बात करते हैं इसके चार केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो अपने पास फ्लूइड या द्रव्य जो अपने पास उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। देखिए अब यहां जो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर अपने पास हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट भी अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अलावा अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया अपने को यहां देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने को राइबोसोम्स यहां देखने को मिलेंगे, अपने को डिक्टियोसोम भी अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपने पास गोल्जी अपरेटस अपने को देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स भी अपने को क्या देखने को मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं इसके अलावा अपने पास इसमें वैक्यूल्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको वैक्यूल देखने को मिलेगी तो अपन बोल सकते हैं कि ये इसका क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां क्या होता है, एटीपी क्या होता है अपने को प्रोड्यूस होता है या एटीपी गेन होता है। यहां पर जो अपने पास ये होता है, ये अपने पास मान लीजिए राइबोसोम है, ये अपने पास डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम क्या होता है, देखो डिक्टियोसोम एक प्रकार का आपके पास क्या होता है, जो प्लांट्स में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। इसके आपका गोल्जी अपरेटस, यहाँ डिक्टियोसोम की जो अपन बात करेंगे डिटेल स्टडी वो बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ अपन छोड़ते हैं इसको। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, वैक्यूल्स के अलावा भी इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपने को इसमें देखने को मिलता है प्लाज्मोडेस्मेटा। यहां पर अपने पास प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करते हैं, दो कोशिकाओं को आपस में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है किसका, प्लांट सेल का। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि वहां आपके पास प्लाज्मोडेस्मेटा भी देखने को अनुपस्थित होता है। अब यहां अपन एक डायग्राम बनाते हैं प्लांट सेल का। प्लांट सेल का अपन ये डायग्राम, अब एक अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर कैसे कैसे इसमें विद्यमान होती है। तो अपने यहां लिखते हैं प्लांट सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल जो आपकी है, ये प्लांट सेल दो भागों में डिवाइड होगी। अगर किसी प्लांट सेल का ये सेल वॉल वाला भाग हटा दिया जाए, कौन सा, सेल वॉल वाला भाग हटा दिया जाए, तो अपने पास जो संरचना बचती है वो आपकी प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। अगर सेल वॉल को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इसका जो सेल वॉल के अंदर का भाग होता है वो अपना कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाता है, प्रोटोप्लास्ट। देखिए प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब इस प्रोटोप्लास्ट में देखिए क्या होता है, सेल वॉल को अपन रिमूव कर दिए। अब क्या करेंगे, सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है इसको रिमूव करेंगे। देखिए प्रोटोप्लास्ट से किसको रिमूव करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, ये लो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर दिया अपन ने, रिमूव कर दिया।
सेल मेम्ब्रेन को अपन ने रिमूव करने के बाद जो भाग बचा वो होता है अपना प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट तो वहां आ गया, तो ये होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद प्रोटोप्लाज्म। अब देखो सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, तो अब उसके बाद क्या क्या अपने पास विद्यमान है इस सेल में? देखिए अपने पास एक हो गया ये अपने पास साइटोप्लाज्म, और एक हो गया अपने पास ये वाला न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे। यहां पर देखिए इस प्रोटोप्लाज्म में ये देखो, ये अपने हो गया क्या, न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया अपने पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या हटाने के बाद? सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है वो दो भागों में बट गया, एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया क्या, न्यूक्लियस, और एक हो गया अपने पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अपने पास क्या क्या होते हैं, यहां देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर होता है, गोल्जी बॉडी वगैरह, अपने पास क्रोमेटिन ये पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म वाले भाग में। परंतु साइटोप्लाज्म में भी जो ये भाग है उसको भी अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास ट्रोफोप्लाज्म और एक होता है अपने पास हाइलोप्लाज्म। तो अपने पास जो साइटोप्लाज्म है इसको भी हम दो भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास ट्रोफोप्लाज्म और एक होता है अपने पास हाइलोप्लाज्म, ठीक है। जो ट्रोफोप्लाज्म होता है इसमें क्या होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर या सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो हाइलोप्लाज्म वाला भाग होता है, ये हाइलोप्लाज्म वाला भाग होता है, यहां पर वाटर एंड वाटर सोल्यूबल कंपाउंड क्या होते हैं अपने पास प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रोफोप्लाज्म वाले भाग में अपने पास सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर वगैरह, क्या राइबोसोम वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि हाइलोप्लाज्म वाले भाग में वाटर और वाटर सोल्यूबल कंपाउंड ही अपने को देखने को मिलते हैं। अब यहां आता है अपने पास न्यूक्लियस वाला भाग, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में आपको क्या मिलता है, यहां पर एक संरचना और पाई जाती है, इसे कहते हैं अपन न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस। तो इसमें क्या पाया जाता है अपने पास, एक तो जेनेटिक मटेरियल आपके पास पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म अपने पास पाया जाता है। और तो अपन यहां इनको लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जा सकता है अपने पास। यहां अपने पास न्यूक्लियोलस पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा अपने पास क्या देखने को मिलता है, जेनेटिक मटेरियल अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अपने को देखने को मिलता है। और जेनेटिक मटेरियल में अपने पास क्या क्या आता है, डीएनए अपने को देखने को मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए किसको है और चारों ओर बाइंडिंग करता है अपने को पता है, हिस्टोन मॉडल आता है, उसके अंदर चारों ओर क्या, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या करता है, बाइंड करता है हिस्टोन ऑक्टामर के। तो हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कुछ मात्रा में उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये सभी अपने को क्या यहां पर देखने को मिलता है। और अपने पास यहां पर कुछ मात्रा में क्या, नॉन जेनेटिक आरएनए, कौन सा, नॉन जेनेटिक आरएनए भी क्या अपने को देखने को मिलता है। तो ये अपने पास एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर हुई। और प्लांट सेल की स्ट्रक्चर को हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि प्लांट सेल है और उसके सेल वाले भाग को जैसे ही रिमूव करते हैं तो बचा हुआ भाग आपका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। प्रोटोप्लास्ट में अगर सेल मेम्ब्रेन वाले भाग को रिमूव करते हैं तो बचा हुआ भाग प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है अपने पास, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में अपने पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में अपने पास डीएनए पाया जाता है और डीएनए के किसके, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्या करता है अपने पास, रोटेट रहता है। तो इसका रोटेट रहता है चारों ओर उसके घुमावदार
रूप से व्यवस्थित रहता है तो स्टोन प्रोटीन हो गया। नॉन स्टोन प्रोटीन कुछ मात्रा में देखने को मिलता है और नॉन जेनेटिक आरएनए भी यहाँ उपस्थित होता है। जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, जो ट्रांसक्रिप्शन और क्या ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या यूज आता है। इसके बाद अपने पास साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म, ट्रोफोप्लाज्म और हाइलोप्लाज्म, दो भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। जो आपके पास ट्रोफोप्लाज्म होता है उसमें आपके पास सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास हाइलोप्लाज्म आता है। हाइलोप्लाज्म में H2O और H2O सोल्यूबल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये अपने पास एक प्लांट सेल की बात हुई। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है।